सो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से लगेंगे कि आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग के सॉल्व हो सकता है लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो तब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो मैं बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प के साथ। सबसे पहला स्टेप, लेट करना होता है ऑलवेज न्यूमरेटर की वैल्यू को इक्वल्स टू, उसको किसके इक्वल रखना होता है, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको किसके इक्वल रखना होता है, ए के। डी बाय डी एक्स करना होता है जो आपके पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल हो, प्लस बी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी लेकिन आपको ये स्टेप फॉलो करना है सबसे पहले। कब फॉलो करना है ये मेथड, जब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व नहीं होगा तब अप्लाई करना है। दूसरी बात, न्यूमरेटर में 1 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऊपर है तभी हम ये अप्लाई कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऊपर सिर्फ 1 होता और नीचे इस तरह से होता तो ये कैटेगरी 3 में फॉल करता, जिसमें हम डायरेक्ट हाफ इन एंगल रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो कैटेगरी 5 का मतलब ही क्या है कि ये लगेगा सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व हो सकता है लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब आप नीचे की वैल्यू को टी के इक्वल लेट करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसको आप डी टी के इक्वल रख पाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको कैपिटल ए रखें, डी बाई डी एक्स करें, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ये लिखी होती तो भी हम अंदर वाली वैल्यू ही लिखते डिनोमिनेटर में, रूट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है पहला स्टेप में। पहला स्टेप आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट स्टेप देखो, जो ये कह रहा है उसको कर दो। क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स किसका करना है, जो ये वैल्यू आप लेकर आए हो कर दो। जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास 6x + 2 आया। इसको अब पूरा सॉल्व कर दो, मतलब इस वैल्यू को 6ax + 2a + b। अब आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह से इक्वेशन। इसके नेक्स्ट स्टेप भी क्या करना है आपको वो भी ध्यान से लिख दो। कोफिशिएंट किसका, x का, और एक बार आपको इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x चाहिए। अब इसके बारे में अच्छे से जान लो ये क्या है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको 2 काम करने हैं। एक तो कोफिशिएंट ऑफ x के वैल्यू क्या होती है वो जान लो। कोफिशिएंट ऑफ x होता है जो भी x आपकी बात हो रही है इसका कोफिशिएंट चाहिए, मतलब इस x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है पहले वो इस पूरी इक्वेशन में से ढूंढ लो। तो x मेरे को इसी के साथ मिल रहा है, यहीं पर है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उठा के लिख दी इक्वल्स टू। अब इस साइड ढूंढो जहाँ पर x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो वेरिएबल x वाली वैल्यू यही है तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 6a। तो इसको सॉल्व करो, a की वैल्यू आ गई 5/6। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये हम स्टेप फॉलो किस लिए करते हैं। ऑब्वियसली वैसे तो इसीलिए फॉलो करते हैं कि यहाँ पर हमारा इस तरह से सॉल्व हो ताकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ तो अप्लाई कर सके और यहाँ तो हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में आ सके, राइट। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब ये होता है कि x के अलावा वाली टर्म्स। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ढूंढोगे, x के अलावा वाली टर्म क्या है -2, उठा के लिख दो। फिर राइट हैंड साइड में ढूंढोगे x के अलावा वाली टर्म्स और वो क्या है ये लिख दो। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो यहाँ से b की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो -11/3 वैल्यू आपकी आएगी। सो यहाँ से आपको a मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x से और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई b की, ठीक है। आई होप इतने स्टेप्स आपको क्लियर है। अब ये a और b कहाँ पर जाके चिपकाने हैं आपको, एग्जैक्टली यहाँ पर। तो हम बात क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू को हम किसकी तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में नीचे वाली वैल्यू को टी लेट करने के बाद उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऊपर डी टी के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अभी नहीं आ रही है, देखो जब इसके बाद ये स्टेप
प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद ज़रूर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, अब ये पूरी इक्वेशन उठा लो और उसमें a और b लिख दो। मतलब यहाँ पर a और b लिख दोगे और ये वैल्यू है किसके इक्वल, 5x माइनस 2, और 5x माइनस 2 है कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर। तो जो भी वैल्यू आएगी a और b लगाने के बाद वो आपको कहाँ चिपकानी है, यहाँ पर। सो 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 6x प्लस 2 प्लस b, है ना, ये वैल्यू थी। अब यहाँ पर a की वैल्यू डाल देती हूँ 5/6, इसको एज इट इज लिख दो, और b की वैल्यू क्या है, -11/3। बस इसको इतना ही सॉल्व करो, दैट मीन्स प्लस का माइनस कर दो, दैट्स इट। मतलब 5x माइनस 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू। ये हमने सारा प्रोसेस इसीलिए किया कि ये जो आपका 5x माइनस 2 है, हम इसकी जगह ये लिख सकें। हमने ये क्यों लिखने की कोशिश की, क्योंकि ये लिखने से ना हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है। सो दैट मीन्स इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है अब, 5/6, 6x प्लस 2 माइनस 11/3, और नीचे एज इट इज। सबसे पहला काम अब इसके बाद क्या है, ये वैल्यू के नीचे कॉमन वैल्यू है ये, तो मतलब इस पोर्शन के नीचे मैं ये पूरी वैल्यू लिख सकती हूँ, एक बार स्प्लिट करके एक बार -11/3 के नीचे ये वैल्यू लिख सकती हूँ। मतलब अब यहाँ से 5/6 भी बाहर जा रहा है क्योंकि कांस्टेंट है। सो अल्टीमेटली अब ये कैसे दिख रहा है आपको, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब आपके पास जो पूरा क्वेश्चन था ये वाला, वो सॉल्व करते करते हमने जो मेथड अप्लाई किया है वो यहाँ तक आ चुका है। अब आपका बन गया है ये एक पोर्शन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन 1, इसको नाम दे दोगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही लिखना, टीचर आपकी वैल्यू समझ जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हो। ये आप इंटीग्रेशन 1 अलग से सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन 2 है, इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, मतलब 2 इंटीग्रेशंस में डिवाइड हो गया है। ये ऐसा इंटीग्रेशन है, कैटेगरी 4 का इंटीग्रेशन है। क्यों है कैटेगरी 4 का, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को जब आप t लेट करोगे तो ऊपर आपके पास जो भी वैल्यू है वो dt के इक्वल आ जाएगी। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाती है कैटेगरी 3, क्योंकि ऊपर क्या है ओनली 1 और नीचे एक ऐसी वैल्यू है जिसका आपको हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करके फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लेकर आना है ताकि आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर दो, जो कि एक्सरसाइज 7.4 में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आपको ये क्वेश्चन, सिर्फ एक ही स्टेप इसमें फॉलो हुआ है एंड दैट मीन्स दिस वन। ये वाला रूल अगर आप फॉलो कर लेंगे, ये तभी आपको रूल अप्लाई करना है जब आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कैटेगरी 5 में अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 2 जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये हाफ एन एंगल रूल कैटेगरी 3 की हेल्प के साथ सॉल्व होगा। तो अभी आपने बहुत ही इजी वाला प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था हाफ एन एंगल रूल, लेकिन यहाँ पर आपको और डिटेल में पता चलेगा कि हमने हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो इंटीग्रेशन 1 सॉल्व कर रही हूँ, 5/6 बाहर था, न्यूमरेटर में 6x प्लस 2 और यहाँ पर वैल्यू है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो मैंने लेट कर लिया है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को t के इक्वल। सो जैसे ही मैं t के इक्वल लेट कर लेती हूँ तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, कहाँ पर, न्यूमरेटर में। तो इस 6x प्लस 2dx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट dt, और इस वैल्यू को मैंने t मान लिया है, ठीक है। सो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजीली आता है, दैट मीन्स 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में t प्लस c। अब t की जो भी वैल्यू थी वो आप यहाँ पे लगा दो, दैट मीन्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c। तो ये वैल्यू आ गई है इंटीग्रेशन 1 की, मतलब माइनस से पहली वाली की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट से इंटीग्रेशन 2 को।
और वो सॉल्व होगा कैटेगरी 3 की हेल्प के साथ। सो अब हमने इसको कैटेगरी 3 की हेल्प के साथ सॉल्व करना है क्योंकि ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले साइड में लिख दो जो भी ये वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहला रूल होता है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए एग्जैक्टली 1, लेकिन यहाँ पे तो कोई और वैल्यू है। इसको 1 कैसे बनाएंगे? दैट मीन्स जब तक आप इसको 3 से डिवाइड नहीं कर देते यहाँ पर ये 1 नहीं बन सकता है ना। सो जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पे 2x प्लस 5 मैंने ऐसी कोई इक्वेशन ले ली। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 3 से डिवाइड करना, तो खुद से अगर मैं 3 से डिवाइड करना चाहती हूँ तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी तो करूँगी, है ना। तो ये रूल यहाँ पर फॉलो होने वाला है। वो कहाँ पे फॉलो होगा एकदम एग्जैक्टली कहाँ लिखेंगे ये भी नोटिस कर लो। यहाँ पर देखो बाहर लिख दो इसके एग्जैक्टली 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को 3 से पहले मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तभी मैं इस वैल्यू को 3 से डिवाइड भी कर रही हूँ। और पहला रूल यही कहता है कि बस आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ हाफ एन एंगल रूल में यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हो चुका है 1, ये 3 आपका इस ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, ये जो मिड वैल्यू होती है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये तो 3 ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में ही था पहले से, नो इशू। तो लेकिन बाई चांस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये जो वैल्यू आपकी आती है, वैल्यू आ रही है 1/3। तो जो भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू पता है आपको कहाँ लिखनी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। इस मिड वैल्यू के जस्ट बाद प्लस करके, ऐड करके उसका स्क्वायर करके लिखना है, उसी वैल्यू का माइनस करके स्क्वायर लिखना है, और लास्ट में जो भी वैल्यू है वो साथ में एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे हॉच पॉच लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। 3 आपका बाहर चल रहा है, क्यों चल रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं खुद से, उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, जस्ट फॉर बैलेंसिंग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 2/3 का x है, उसके बाद 1/3, ये आपकी वैल्यू निकल के आई थी और वो वैल्यू मैंने आपको बताई है कैसे निकलती है। ये जो भी मिड वैल्यू होती है, मतलब x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होती है वैल्यू, उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है। तो जो भी वैल्यू आती है निकल के, उसको इस वैल्यू के एकदम साथ में लिखना होता है, प्लस करके। पहले प्लस का साइन ही लगाएं तो बेटर है। प्लस दिस वैल्यू का स्क्वायर माइनस अगेन दिस वैल्यू का स्क्वायर, एंड पीछे जो वैल्यू बच जाती है उसको एज इट इज। इसके बाद क्या होता है कि ये पोर्शन जो आपका होता है वो एक आइडेंटिटी की फॉर्म में बन रहा होता है, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a b, जिसमें से कि आपके पास a की वैल्यू क्या है x की, b की वैल्यू क्या है 1/3 की, ठीक है। सो ये है x दैट मीन्स a, ये है b दैट मीन्स 1/3। a का स्क्वायर x का स्क्वायर b का स्क्वायर 1/3 एंड ट्वाइस ऑफ ए बी। तो मतलब इसको मैं कंबाइन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, दैट मीन्स x प्लस 1/3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये वैल्यू को सॉल्व कर दो, जितनी ये रिमेनिंग रह जाती है आफ्टर आइडेंटिटी, ये हो जाएगा -1/9, ये हो जाएगा +1/3। इसको और सॉल्व करके लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं यही कर लेती हूँ। 3 आपका बाहर चल रहा है, x प्लस 1/3 इस तरह से आ चुका है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स एलसीएम लेंगे यहाँ पे इतने से पोर्शन का, मतलब आप कर सकते हैं 1/3 माइनस 1/9। सो मतलब जिसका एलसीएम आएगा 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2/9, ठीक है। सो पॉजिटिव में 2/9 आपकी वैल्यू आ गई है इस पोर्शन की जगह। तो अब जैसे कि हमें एक्सरसाइज 7.4 में फॉर्मूलाज अप्लाई करने होते हैं, फंक्शन का स्क्वायर और जो भी कांस्टेंट होता है उसका भी स्क्वायर चाहिए होता है। तो ये नीचे वाली वैल्यू का तो मैं लिख दूंगी 3 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर है 2, तो √2 लिखूंगी, तभी उसका स्क्वायर करने के बाद मुझे ये 2/9 मिलेगा। मतलब √2/3 का स्क्वायर करोगे तो जाकर 2/9 मिलेगा। तो मतलब इसकी जगह मैंने अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो मुझे इसी तरह से लिखना होगा।
तो दैट मीन्स ये वैल्यू के लिए हम इतना सारा प्रोसेस कर रहे थे, तो ये वैल्यू आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, एग्जैक्टली इसके इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल लिख दो। 11/3 बाहर चल रहा है, dx एज इट इज। अब यहाँ पे इस वैल्यू की जगह ही हमने इतना सारा प्रोसेस किया और ये वैल्यू निकल के आई, तो ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, तो मतलब 3 लिख दो साथ में और ये वैल्यू लिख दो साथ में। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, 11/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.4 में मैंने आपको बताए हैं, उसकी हेल्प से tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। तो वो बस आपको अप्लाई करनी है, नथिंग एल्स। सो दैट मीन्स आपको ये हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो है ये, और जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो 11/9 आपका ऑलरेडी बाहर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1/a मतलब a क्या है, ये कांस्टेंट, सो 1/√2/3, 3 रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/3 अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू √2/3। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, सो 11 × 3/9√2 tan इनवर्स, यहाँ पे इसका मैं एलसीएम ले सकती हूँ, 3x प्लस 1/3 हो जाएगा और √2/3 हो जाएगा, जिससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c इसका आंसर है। ये किसका आंसर है, इंटीग्रेशन 2 जो आप सॉल्व कर रहे थे। इंटीग्रेशन 1 भी हमने सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन 2 भी सॉल्व कर दिया। अब इनको वापस से कंबाइन करके लिखना है। ये जस्ट हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग करके सॉल्व किया है, क्योंकि एक ही पेज पे आप नहीं कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। सो जैसे कि इंटीग्रेशन 1 का जो भी आंसर आया उसको इस पोजीशन पे रखेंगे, माइनस कर देंगे जो भी इंटीग्रेशन 2 का आया है। सो जो आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन था एग्जैक्टली उसको हम कहाँ तक ले आए थे। सो हमारा ये जो पूरा स्टार्टिंग से क्वेश्चन था हमने उसको इस तरह से लेकर आ गए थे, जो कि मैंने आपको मेथड बताया था। फिर हमने इसको नाम दे दिया था इंटीग्रेशन 1, इसको नाम दे दिया था इंटीग्रेशन 2, जिसको हमने अलग अलग करके सॉल्व कर दिया। अब जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 की आई है उसको यहाँ लिख देंगे, माइनस कर देंगे इंटीग्रेशन 2 की जो वैल्यू आई थी, वो होगा हमारा फाइनल आंसर। सो इंटीग्रेशन 1 का आंसर आया था लाइक दिस वैल्यू। ये जो हमने इंटीग्रेशन 2 जस्ट अभी सॉल्व किया वो वैल्यू यहाँ लिख दो, दैट मीन्स दिस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।